दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नवंबर का महीना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक शख्स को फ़ोन कर रहे थे। वो शख्स कौन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति को क्यों फ़ोन कर रहे थे? वो व्यक्ति भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था? क्यों अरुण जेटली से उस व्यक्ति की खटपट थी? क्यों जेटली नहीं चाहते थे कि उस व्यक्ति के कार्यकाल में OROP लागू हो जाए? और वो शख्स जो आज की तारीख में हम उस दौर को याद करें जब भारत और चीन की सेनाएं सरहद पर डटी हुई हैं और किस तरह से लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ हुआ, तो उस शख्स के समय में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जी हाँ, हम उस शख्स का नाम बताते हैं मनोहर पर्रिकर, यानी कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री। नवंबर की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई बार जून से नवंबर के बीच में 3 बार मनोहर पर्रिकर को फ़ोन किया। वो क्यों फ़ोन किया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मनोहर पर्रिकर उनकी कैबिनेट में शामिल हो। क्यों चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पर्रिकर उनकी कैबिनेट में शामिल हो? क्योंकि पर्रिकर एक बेदाग छवि के नेता थे जिनके ऊपर करप्शन का कोई भी चार्जेस आज तक नहीं लगा। वो एक टेक्नोक्रेट थे, IIT से ग्रेजुएट थे और IIT पास करने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने ख्याति अर्जित की थी, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी प्रभावित थे और वो चाहते थे कि रक्षा मंत्री के रूप में एक ऐसा शख्स कैबिनेट में शामिल हो जिसके ऊपर कोई दाग नहीं हो, जो टेक्नोक्रेट हो और साथ ही जो विषय को समझता हो और जो डिफेंस पोर्टफोलियो एक तरह से माना जाता है कि हर बार उसमें कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति होता है उसके चारों तरफ मिडिल मैन, यानी कि जो रक्षा उपकरणों के सौदागर होते हैं, वो मिडिलमैन कहीं ना कहीं चक्कर लगाते हैं और बाद में वो कहानियां बनती है कि किस तरह से उसमें कमीशन खाया गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्रिकर का चुनाव किया और इसके लिए उन्हें 3 बार फ़ोन करना पड़ा। लेकिन जो अरुण जेटली उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली सरकार बनी, उसमें रक्षा मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्री का दायित्व भी अरुण जेटली के पास था। और जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बने तो उस समय एक बड़ा मुद्दा आया OROP का, जो कि 2013 के चुनाव कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता से वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो सैनिकों के लिए और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए OROP लागू किया जाएगा। लेकिन पर्रिकर के इस OROP को जेटली लागू नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं लागू करना चाहते थे? उसके पीछे की कहानी यह है कि जेटली को यह लगता था कि वित्त मंत्रालय के ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ आएगा और वो वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल एक बजट का एक काफ़ी बड़ा चंक OROP को क्यों दे। ये सारे दावे और खुलासे किए गए हैं एक किताब में जो मनोहर पर्रिकर यानी कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री के जीवन के ऊपर आई है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पर्रिकर। गोवा के 2 जर्नलिस्टों ने इस किताब को लिखा है और इसमें कई ऐसे खुलासे मनोहर पर्रिकर के जीवन से जुड़े हुए किए गए हैं, जिसमें किस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, किस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और ख़ास करके एक ऐसे स्टेट में जो कि क्रिश्चियन स्टेट है, जहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियन की ज़्यादा संख्या है, वहाँ पे एक हिंदुत्ववादी पार्टी यानी कि BJP कैसे अपनी पैठ बनाती है, खास करके ब्राह्मण वोट और जो गोवन वोट है उसके सहारे। किस तरह से मनोहर पर्रिकर का मुख्यमंत्री से दिल्ली आगमन होता है और मनोहर पर्रिकर के रेजिम में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पूरी रात मनोहर पर्रिकर सो नहीं पाए, क्योंकि भारत के जो जांबाज सैनिक थे वो सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में व्यस्त थे और मनोहर पर्रिकर एक एक क्षण एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। वो फ़ोन कॉल यानी कि फ़ोन किसका आना था? वो आर्मी के जो चीफ हैं उनका फ़ोन कॉल आना था और उस फ़ोन कॉल के लिए मनोहर पर्रिकर पूरी रात इंतज़ार करते रहे। जब मध्य रात्रि में फ़ोन कॉल आया तो उसके बाद मनोहर पर्रिकर ने चैन की सांस ली। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक और किस्सा है कि उस रात एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, दिल्ली का एक पत्रकार मनोहर पर्रिकर को लगातार फ़ोन कर रहा था। उस जर्नलिस्ट को ये नहीं पता था कि भारत उस रात सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है और मनोहर पर्रिकर के जो करीबी लोग हैं, उनके जो जानकार हैं, उनके हवाले से किताब में ये कहा गया है कि किस तरह से मनोहर पर्रिकर ने अपने एक दोस्त को कहा था कि वो इतने तनाव में थे कि अगर वो जर्नलिस्ट चौथी बार उन्हें फ़ोन कॉल करता तो निश्चित रूप से वो उसे अपने घर बुला लेते।
एक और कहानी जो है दिलचस्प कि किस तरह से राफेल विमान के ऊपर, राफेल जो फाइटर जेट भारत फ्रांस से ले रहा है, उसको 2019 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है ये कैंपेन लॉन्च किया था और जोर शोर से 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। और जनवरी के महीने में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने क्लेम किया कि उनके पास एक फ़ोन कॉल का टेप है, यानी कि एक ऑडियो क्लिप है, जिसमें गोवा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वजीत राणे, उन्होंने दावा किया है कि मनोहर पर्रिकर के पास राफेल की पूरी फाइल मौजूद है। और इस खुलासे के बाद संसद में पूरी तरह से सनसनी फैल गई थी। बीजेपी जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार हो रही थी और राफेल एक काफ़ी बड़ी उस समय कंट्रोवर्सी चल रही थी, बीजेपी सन्नाटे में थी। बीजेपी को मानो सांप सूंघ गया था कि क्या सचमुच मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में राफेल की फाइल मौजूद है। कांग्रेस के इस खुलासे के बाद तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन इस किताब में दावा ये किया गया है कि जब लेखक ने इस घटना की पड़ताल की और जिस कैबिनेट की बैठक में मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि राफेल की फाइल उनके पास है, वो घटना कैसे आगे बढ़ी, तो लेखक ने पाया कि बेसिकली जब मनोहर पर्रिकर ने कैबिनेट की बैठक में ये बात कही थी तो उनका आशय कुछ और था, लेकिन जो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे थे वो इस घटना को, यानी कि इस स्कूप को ब्रेक करने के चक्कर में और इस घटना का एक पॉलिटिकल माइलेज देने के चक्कर में उन्होंने अपने करीबी पत्रकार को बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राफेल की फाइल उनके पास है। लेकिन लेखक ने कई सारे उनके भरोसेमंद साथी, कैबिनेट के कोलीग से जब बात की तो पाया कि मनोहर पर्रिकर का कहने का मतलब ये था कि जो राफेल की फाइल है वो उनके दिमाग में है, क्योंकि राफेल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री के दौरान हुआ था, न कि उनके कहने का आशय ये है कि राफेल की जो पूरी फाइल है वो उनके बेडरूम में थी। तो कई सारे ऐसे खुलासे, कई सारे ऐसे रहस्योद्घाटन इस किताब में किया गया है। इस किताब में मनोहर पर्रिकर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं कि मनोहर पर्रिकर किस तरह से गोवा के जर्नलिस्टों के बीच में जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ में वो घुलते मिलते थे, और खास करके जब रक्षा मंत्री बनने के बाद दिल्ली का जो उनका कार्यकाल था उसमें वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते थे। उनका जो परिवार था वो गोवा में रहता था, दिल्ली में सिर्फ वो अपने कुछ सहायकों के साथ में रहते थे। और दिल्ली के में अपने प्रवास के दौरान उनके जो मित्र हुआ करते थे वो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं और साथ में सुरेश प्रभु जो केंद्रीय मंत्री थे, वो दोनों उनके करीबी मित्र थे। जबकि उनकी जो कोठी थी उसके कोठी के बगल में ही अमित शाह का घर था और कई सारे ऐसे केंद्रीय मंत्रियों के घर थे, लेकिन पर्रिकर की जो नज़दीकी थी वो सुरेश प्रभु और सुब्रमण्यम स्वामी से थी। और सुब्रमण्यम स्वामी चूंकि अरुण जेटली के एक तरह से राजनीतिक दुश्मन हुआ करते थे और जेटली के कार्यकाल के दौरान वो लगातार छींटाकशी, टीका टिप्पणी करते रहते थे, तो इसलिए हो सकता है कि मनोहर पर्रिकर के दिमाग में जेटली के लिए एक अच्छी ओपिनियन, एक अच्छी धारणा नहीं बनी उस पूरे दिल्ली कार्यकाल के दौरान, और इसलिए मनोहर पर्रिकर को ये लगता था कि जेटली कहीं ना कहीं ओआरओपी को लागू नहीं करना चाहते। और बाद में जब वो दिल्ली से गोवा मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे तो उन्होंने जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुआ करती थी, उस जीएसटी काउंसिल के बैठक में जनरली जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका रहना मौजूद होता है, लेकिन मनोहर पर्रिकर उस बैठक में नहीं जाते थे, बल्कि अपने प्रोटोकॉल मिनिस्टर को जेटली की बैठक में भेज दिया करते थे। तो इससे साबित होता है कि जेटली और मनोहर पर्रिकर के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे उस दौरान नहीं थे। हालांकि दोनों जो बीजेपी के बड़े नेता, जो बड़े दिग्गज, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके टेन्योर की, उनके कार्यकाल की कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, कई सारे ऐसे किस्से हैं जो भारतीय राजनीति के लिए एक बड़े माइलस्टोन हैं। मनोहर पर्रिकर का गोवा के चीफ मिनिस्टर के रूप में जो उनका कार्यकाल है, डिफेंस मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल है, वो काफ़ी याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने उसी दौरान सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी दौरान ओआरओपी का जो ये मसौदा है उसको मंजूरी मिली थी, उसी दौरान राफेल की फाइल साइन हुई थी। तो इसलिए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में उनके कार्यकाल को याद रखा जाएगा। तो इस किताब के जरिए कई सारे ऐसे किस्से आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस किताब के रिव्यू कार्यक्रम में आज इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।